ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब है डेथ। ये लाइन है रतन नवल टाटा जी की। हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक महान हस्ती के बारे में। यूँ तो भारत में कई अमीर और महान हस्तियाँ हैं जिनके बारे में हमने सुना है, लेकिन रतन टाटा जी एक ऐसी महान हस्ती हैं जिन्हें हम दिल का धनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भारत तथा भारत के लोगों के विकास में लगाया है। आज हम ऐसे महान हस्ती के बारे में जानेंगे जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन किया है। इन्हें भारत के 2 सबसे बड़े अवार्ड पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। रतन टाटा जी का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। इनके आज को देखकर यह नहीं समझ पाते हम कि इनका जीवन भी संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। इनकी माता का नाम सोनू टाटा, पिता का नाम नवल टाटा था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया था और उन्हें ऑर्फनेज भेज दिया गया था। ऑर्फन से उनकी ग्रैंड मदर नवाज बाई टाटा ने उन्हें अडॉप्ट किया था और उनकी परवरिश की। उनकी दादी ने ही उन्हें ज़िंदगी के अच्छे वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन सिखाए थे। रतन टाटा को अपनी दादी से बेहद लगाव था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए, जहां 1955 में रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर रतन टाटा अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद के दम पे उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही पार्ट टाइम जॉब भी किया, जिसमें उन्होंने बर्तन धोने से लेकर और ऐसे कई छोटे मोटे काम भी किए। 1959 में उन्होंने अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री कंप्लीट कर ली। इसके बाद उन्हें वहाँ के बड़ी कंपनी IBM से नौकरी का ऑफ़र आया। IBM में रतन टाटा सिर्फ 15 दिन तक ही कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। रतन टाटा की टाटा ग्रुप में करियर की शुरुआत 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप्स को ज्वाइन किया। उन्होंने कंपनी में अपने करियर की शुरुआत जीरो से की। रतन टाटा ने शॉप फ्लोर पर कारीगरों के साथ मिलकर काम की बारीकियां सीखी। उन्होंने टाटा ग्रुप्स की अलग अलग कंपनीज में फ्लोर से ही काम को सीखा और समझा। लगातार 8 सालों तक उन्होंने बेसिक से काम को जाना। इसके बाद कंपनी ने इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया। इस बीच रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की भी पढ़ाई की। टाटा ग्रुप्स के उस समय के चेयरमैन JRD ने उन्हें नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी, जो कि काफ़ी लॉस में चल रही थी, जिसे रतन टाटा ने हार्डवर्क और डेडिकेशन से कंपनी को स्टेबल किया तथा इस कंपनी के सारे कर्ज को भी खत्म किया। उस समय देश में इमरजेंसी लागू थी, जिस वजह से देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। इसी दौरान कई कंपनीज एंड बिजनेस भी बंद हो रहे थे। इसी वक्त नेल्को को भी बंद करना पड़ा। इससे रतन टाटा को गहरा धक्का लगा, क्योंकि इन्होंने कंपनी को बढ़ाने के लिए 10 वर्षों तक हार्डवर्क किया था। ये फेलियर इनकी करियर का पहला फेलियर था। इसके बाद रतन टाटा को घाटे में जाने वाली कंपनीज को ही दिया जाने लगा, क्योंकि रतन टाटा उन्हें प्रॉफिटेबल बना देते थे। लेकिन इसी तरह कई कंपनीज बंद हुई, जिससे रतन टाटा को कई फेलियर्स का सामना भी करते रहना पड़ा। लेकिन टाटा ने अपने इमोशन से हारने की बजाय फेलियर से सीखा और आगे बढ़े और प्रॉफिट कमाया। JRD टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के उस समय के चेयरमैन थे, उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बनाने का फैसला किया, क्योंकि JRD टाटा रतन टाटा के टैलेंट को बहुत पहले ही पहचान चुके थे। उस समय टाटा ग्रुप के मेंबर्स रतन टाटा को चेयरमैन के पद पर रखने के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कोई ज़्यादा अनुभवी या पुराने काम करने वालों में से ही चेयरमैन बने, क्योंकि रतन टाटा यंग थे और न्यू भी थे इस पोस्ट के लिए। लेकिन JRD ने रतन टाटा को चेयरमैन के लिए नियुक्त किया। रतन टाटा ने टाटा एंड ग्रुप्स को बहुत प्रॉफिट एंड ग्रोथ दिया।
रतन टाटा चेयरमैन बनने के बाद कंपनी को बुलंदियों तक लेकर गए, दुनिया में टाटा एंड ग्रुप्स को पहचान दिलाई, नए नए क्षेत्रों में ग्रुप को फैलाया। टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाइटन जैसी कंपनीज को शिखर तक लेकर गए। इन्होंने कंपनी का विस्तार किया। रतन टाटा कई नई कंपनी को टाटा ग्रुप्स में शामिल किया और प्रॉफिट दिलाया। टाटा ग्रुप्स की अलग पहचान बनाने में इनका बहुत अहम योगदान है। रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। रतन टाटा जी ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में लेकर आए। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी और अपना खुद का सारा पैसा भी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया था, लेकिन इंडिका को बाज़ार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया और कुछ सालों में ही टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। तब टाटा मोटर्स के पार्टनर्स ने कार में हुए नुकसान की वजह से कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा ने पार्टनर्स का सुझाव मान लिया और वो उनके पार्टनर्स के साथ अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास चले गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में था। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा एंड उनके पार्टनर्स की मीटिंग 3 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड JR ने बातों बातों में कहा कि अगर तुम्हें इस बिजनेस की जानकारी नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा के दिल पर लगी और रतन टाटा रातों रात उस डील को छोड़कर मुंबई लौट आए और कंपनी को नहीं बेचने का फैसला किया और उन्होंने कंपनी को सफल बनाने में जी जान लगा दी। लगातार 9 वर्षों तक इस पर काम करते रहे। देखते देखते कंपनी का ग्राफ बढ़ने लगा और कंपनी को प्रॉफिट होने लगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी। 2008 में ये कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड की कंपनी को सामने से उनकी लग्जरी कार, लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देंगे ये कहा। क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड JR पहले ही जगुआर एवं लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे, फोर्ड ने यह ऑफ़र खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। फोर्ड बिल्कुल उसी तरह टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर में अपने पार्टनर्स के साथ पहुँचे जैसे रतन टाटा अपने पार्टनर्स के साथ पहुँचे थे। फिर डील तय हुआ कि 9,300 करोड़ रुपए में टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जगुआर को खरीद लिया। इस बार फोर्ड ने वही बात दोहराई, लेकिन इस बार बात पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अगर रतन टाटा चाहते तो उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे कहते हैं सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने किसी को भी अपमानित नहीं किया। उनकी यही महानता है जो एक सफल और महान व्यक्ति में होती है। महान लोग अपने अपमान व क्रोध का उपयोग अपने गोल्स एंड सक्सेस को पाने के लिए किया करते हैं, न कि किसी को अपमानित करने में या नकारात्मक कार्यों में। रतन टाटा की ह्यूमैनिटी एंड क्वालिटीज़। रतन टाटा एक महान उद्योगपति होने के साथ ही साथ एक महान ह्यूमन बीइंग भी हैं। उनकी महानता उनकी सोच और कार्यों से झलकती है। हम सभी मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले से वाकिफ़ हैं। 26 नवंबर 2008 में हुए इस आतंकवादी हमले में ताज होटल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ताज होटल का एक हिस्सा इससे प्रभावित हुआ था और बहुत से लोग इस कारण घायल भी हुए थे। उस वक्त जब टाटा खुद लॉस झेल रहे थे, तब भी रतन टाटा ने होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे उनका इलाज खुद करवाए और ताज होटल की मरम्मत पूरी होते तक होटल के जितने भी एम्प्लॉयज़ एवं वर्कर थे उन सभी को उन्होंने सैलरी भी दी थी। इसके अलावा रतन टाटा ने भारत में टाटा नैनो कार को जब लॉन्च किया तो इसके पीछे उनकी सोच यह थी कि भारत के हर वर्ग के लोग अपने कार लेने का सपना पूरा कर सकें। यही कारण है कि उन्होंने लॉस के बाद भी टाटा नैनो को नहीं बंद किया। आज भी जब हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी को फेस कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में टाटा ग्रुप एंड रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए देश की हेल्प के लिए योगदान दिया, जो बहुत ही बड़ा योगदान है। इससे हमें रतन टाटा जी के देश प्रेम का पता चलता है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ा। रतन टाटा का कहना है, अगर आप तेज चलना चाहते हो तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ साथ चलिए। टाटा ग्रुप्स इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से आज 100 सालों से चलता आ रहा है।
रतन टाटा जी के ज़िंदगी के कुछ निजी पहलू। रतन टाटा अब तक सिंगल हैं। रतन टाटा एक प्राइवेट पर्सन है। उन्हें दिखावा और समाज की झूठी चमक और शान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। स्पॉटलाइट एवं फ्रंट मीडिया में आना वे पसंद नहीं करते। किताबें और डॉग्स उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। वे खुद ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं। अपार सफलता और दुनिया में इतना नाम होने के बाद भी रतन टाटा का नाम अरबपतियों में नहीं गिना जाता, क्योंकि वे अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। रतन टाटा जी ने हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना ही सीखा है। कभी वो अपनी परिस्थितियों से घबराए नहीं और हर कदम पर उन्होंने अपने आप को सही साबित किया। उनका मानना है, मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूँ। उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पे ज़रूर बताएं एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।